हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म कैटरपिलर। इस फिल्म को देखकर एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग जापानीज़ फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। इस कहानी का दर्द इतना कम नहीं था कि शब्दों में बयां किया जा सके। फिर भी ये फिल्म एक मास्टरपीस से कम नहीं है। ये फिल्म पूरे जापान में बैन कर दी गई। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। तो चलिए कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी 1940 में सेकेंड सीनो जापानीज वॉर से शुरू हुई। जंग बीत चुका है। अब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। हम जापान के एक छोटे से विलेज का दृश्य देखते हैं। वहाँ एक घर के बाहर सोल्जर्स की गाड़ी आकर रुकी। ये घर शिगेको का है। उसका पति भी जंग में गया था, पर जब वो वापस लौटा तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा ना तो कभी किसी ने देखा था और ना ही किसी से सुना था। उसके दोनों हाथ और पैर नहीं है, चेहरा एक तरफ से जल चुका है और ना ही वो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। न पूरी तरह से मरा हुआ और ना ही जिंदा, मांस का एक लोथड़ा हो जैसे। उसका नाम क्यूजो है। वहाँ उसके पिता और उसकी छोटी बहन और भाई भी आए थे। दो सोल्जर्स क्यूजो को घर छोड़कर वहाँ से चले गए। जाने से पहले उन्होंने क्यूजो के बारे में दो चार अच्छी बातें कही, जैसे कि उसकी इस कुर्बानी को देश कभी नहीं भूल पाएगा। पर इन बातों का कोई मोल नहीं। अपने पति को देख शिगेको घर से इस तरह चिल्लाकर भागी जैसे कि उसने किसी भूत को देख लिया हो, या फिर उससे भी बदतर। क्यूजो का भाई उसे पकड़ने के लिए भागा, पर शिगेको का ये दुख और डर लाजमी था, क्योंकि जो गया था और जो वापस लौटा है वो बिल्कुल भी उसके पति से मेल नहीं खाता। काश कि वो मर गया होता। वो खुद को राज़ी नहीं कर पा रही। उसे रोता देख तदाशी भी रो पड़ा। किसी तरह तदाशी के समझाने पर वो घर लौटी और घर के पास वाली पोखर से शरीर पर लगी मिट्टी को साफ किया। पिता और बहन को भी क्यूजो की इस हालत पर बहुत दुख हुआ, पर सभी तो अपना दुख व्यक्त कर अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये सारा दुख शिगेको को अकेले झेलना होगा। क्यूजो के पिता ने शिगेको को क्यूजो के मेडल्स दिखाए, जो कि उसे सम्मान के तौर पर एम्पिरियर ऑफ जापान की तरफ से दिए गए थे। पर ये मेडल्स उसके किस काम के? यहाँ हमें पता चला कि उसका एक और बेटा पहले भी जंग में शहीद हो चुका है, पर पिता को खुशी है कि कम से कम क्यूजो तो जिंदा वापस लौटा। यहाँ शिगेको के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, उसका पति जिंदा लौटा भी तो किस कीमत पर? ये मेडल्स और ये झूठे दिलासे उसके किसी काम के नहीं। उसके बाद क्यूजो के भाई बहन और पिता वहाँ से चले गए। वो उस दिन को याद करने लगी जब क्यूजो जंग में जाने के लिए शपथ ले रहा था। शिगेको भी वहीं खड़ी थी, पर उसे देख नहीं लगता कि वो खुश है। कहानी प्रेजेंट में आ गई। वो क्यूजो के सामने बैठी है। उसे यकीन नहीं आता कि इतनी बुरी हालत में भी वो जिंदा कैसे है। वो उसका गला दबाने लगी ताकि उसे इस दर्द से मुक्त कर सके, पर वो ऐसा नहीं कर सकी। वो रोने लगी। क्यूजो उससे कुछ कहना चाहता है, पर उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। पर इशारों में उसने समझा दिया कि उसे टॉयलेट करना है। शिगेको भागकर उसके लिए टॉयलेट पॉट लेकर आई। यहाँ हम देखते हैं शिगेको इस पूरे माहौल में ढलने की कोशिश में लगी है। उसने क्यूजो को उसके मेडल्स दिखाए, जिसे देख वो खुद को सम्मानित और गर्व महसूस करने लगा। पर शिगेको चाह कर भी इस पूरी घटना को नहीं भुला पा रही। एक घुटन जो भीतर से उसे नोच खा रही है, मानो जैसे आंसू भीतर ही सूख गए हों। उसे देख क्यूजो भी रोने लगा। शिगेको ने उसके सर पर हाथ रखा। शायद जीवन की जंग अभी लड़नी बाकी थी, जो कि आसान नहीं मालूम पड़ता। रात विलेज में सभी इकट्ठा थे। वहाँ क्यूजो को यूनिफॉर्म और मेडल्स के साथ बिठाकर सबके सामने सम्मानित किया जा रहा था। उसे वॉर गॉड का नाम दे दिया गया, जो अपने देश के लिए जाबाजी से लड़ा। न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर छपी थी। क्यूजो ने इस गांव का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, पर शिगेको को इसमें कोई सम्मान नहीं दिखता। वहाँ खड़ी कुछ महिलाएं शिगेको के पास आई। उन्होंने उसके नुकसान के लिए काफ़ी हमदर्दी दिखाई। उन्होंने कहा कि वो अपने पति की देखभाल करके देश के सभी सोल्जर्स की वाइफ के लिए एक मिसाल बन सकती है। जवान सरहद संभाले और पत्नी घर को संभाले। शिगेको ने उसका हाँ में जवाब दिया।
क्योंकि किसी की हमदर्दी उसका गुजरा हुआ वक्त नहीं लौटा सकती और ना ही कोई उसका दर्द बांट सकता है। उसी दौरान हम क्यूजो के चेहरे पर एक गुस्सा साफ देख पाते हैं। रात हम रेडियो पर न्यूज़ सुनते हैं। उस वक्त 1942 से 1943 के बीच बर्मा में ब्रिटिशर्स और जापान के बीच युद्ध जारी था। यहाँ पता चलता है कि जापान इम्पीरियल आर्मी मार्च महीने में इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन करेगी। द इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर थे। इंडियन नेशनल आर्मी को जापानीज़ एम्पायर सपोर्ट कर रहा था और वो जापानीज़ कमांड के अंडर फाइट कर रहा था। रात उसने देखा कि क्यूजो उससे कुछ कहना चाहता है, पर वो समझ नहीं पा रही। जब वो उसके पास गई तो वो उसके कपड़े को मुंह से खींचने लगा। शिगेको उसकी बातों को समझ गई। उसका शरीर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, पर वो आज भी काम वासना से मुक्त नहीं हुआ। यहाँ काफ़ी बातें छिपी हुई थी जो हम समझ नहीं पाते। फिर शिगेको ने ना चाहते हुए भी उसके साथ काम संबंध बनाए, जो कि किसी भी तरह से गलत नहीं था। जैसा कि दोनों पति पत्नी थे तो ये आम बात थी। उसके बाद वो जाकर उस न्यूज़पेपर को पढ़ने लगी जो उसे फ्रेम करवा कर दी गई थी। क्यूजो कुरुकावा अ लिविंग वॉर गॉड, ये बात शिगेको को किसी भी तरह से हजम नहीं होती, क्योंकि वॉर गॉड ये शब्द किसी भी तरह से उसके जीवन को इंसाफ नहीं देता। अपनी वासना को शांत करने के बाद क्यूजो तो सो जाता, पर शिगेको सारी रात जागती, क्योंकि उसके लिए दिन और रात का भेद पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। उसके लिए तो दिन भी किसी काली रात से कम नहीं होती। उसके जीवन का सूरज तो कब का ढल चुका, अब सुबह होती मालूम नहीं पड़ती। दिन में वो यहाँ वहाँ घर के काम भी करती और क्यूजो को भी संभालती, क्योंकि वो खुद से कुछ भी करने में असमर्थ था। उसके खाने से नहाने तक का सारा काम क्यूजो ही देखती, बिल्कुल एक नवजात बच्चे की तरह। हर रात वो अपने मेडल्स और न्यूज़पेपर में छपी तस्वीर को देख लेता। ये सब तो बस एक बहाना था अपनी परिस्थिति को भुलाने का। इसी तरह दिन बीतने लगे, दिन से रात और फिर दिन, ये क्रम इसी तरह चलने लगा। अब क्यूजो मुंह में पेंसिल लेकर बुक पर लिखने की कोशिश करने लगा, पर वो कुछ लिख नहीं पा रहा। जब शिगेको ने उससे पूछा कि वो क्या लिखना चाहता है, तो उसने क्यूजो को इशारों में कपड़े निकालने को कहा। शिगेको उसकी बात को काट भी नहीं पाई। यहाँ एक और अजीब सी बात थी। शादी के कई साल बीत गए, पर उन्हें एक भी संतान नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि शायद उन्होंने बच्चे की प्लानिंग ही न की हो। दोपहर जब शिगेको घर में काम कर रही थी तो वहाँ क्यूजो का भाई तदाशी आ गया। वो एक किसान है। इस बार खेतों में आलू की पैदावार अच्छी हुई थी, तो वो उसे कुछ आलू भेंट करने आया था और उसने कहा कि ये मेरे भाई क्यूजो को खिला देना। यहाँ कोई भी कभी शिगेको का हाल नहीं पूछता कि वो कैसी है, ऐसी परिस्थिति में उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये बात उसे कहीं न कहीं काफ़ी चोट करती है। उसके बाद तदाशी वहाँ से चला गया। यहाँ क्यूजो हर दिन हर रात शिगेको से काम संबंध बनाता, पर इस संबंध में शिगेको को कोई सुख नहीं मिलता। वो बस एक बेजान लाश की तरह पड़ी रहती, मानो ये संबंध आत्मा का नहीं, सिर्फ दो शरीरों का हो। विलेज में हर जगह महिलाओं से लेकर पुरुष तक को लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती। पता नहीं कब किसे जंग से बुलावा आ जाए। महिलाओं के लिए बस ये एक्टिविटी थी, पर किसी भी पुरुष को कभी भी जंग में जाना पड़ सकता है। हम देखते हैं कुछ दिन बीत गए। खेतों में लगी फसलें अब पकने लगी थी। मौसम भी बदल गया। अब सर्दियाँ आ गई थी। पेड़ों पर नए पत्ते और नए फूल खिल गए थे, पर शिगेको के जीवन का मौसम नहीं बदला। उसके जीवन के सारे फूल मुरझा गए। यहाँ हम देखते हैं खाते वक्त क्यूजो अपने हिस्से का तो खाना खाता ही था, पर वो शिगेको के हिस्से का भी खा लेता। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि क्यूजो उसे डराने की कोशिश कर रहा है और शिगेको उससे डर भी रही है। हमें कुछ साफ पता नहीं चल पाता, क्योंकि उस वक्त जंग के समय घर में पर्याप्त अनाज नहीं होता था, क्योंकि खेतों में उगने वाले 75% अनाज जंग में लड़ने वाले सोल्जर्स को राशन के तौर पर भेज दिया जाता। पर शिगेको के दिमाग में आज कुछ अलग ही चल रहा था। उसने अपने पति के मेडल्स की तरफ देखा और कहा, आज हम बाहर जाएंगे। वैसे भी तुम यहाँ के लोकल हीरो हो, तो लोग वॉर गॉड से मिलने के लिए काफ़ी बेताब होंगे।
जाने से पहले उसने उसके यूनिफॉर्म पर वो मेडल्स लगा दिए जिस पर क्यूजो को बहुत गर्व है। वो उसे एक हाथ गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गई। वहाँ दो कमांडर मिले। उन्होंने क्यूजो के साथ साथ शिगेको की भी तारीफ की। वो जिस तरह से क्यूजो की देखभाल कर रही है वो सच में काबिले तारीफ है। वो जापान की सारी महिलाओं के लिए एक मिसाल है। वहाँ रास्ते में जो भी मिलता हर कोई हाथ जोड़कर क्यूजो की तारीफ करता, क्योंकि उसे वॉर गॉड की उपाधि मिली थी। पर क्यूजो के चेहरे पर एक गुस्सा और नफरत साफ दिखाई पड़ता है। शायद से वो अपने इस अपाहिज शरीर को लेकर परेशान था। वो नहीं चाहता कि कोई भी गांव वाला उसे इस तरह से देखे। उसे कहीं न कहीं शिगेको पर भी गुस्सा आने लगा जो उसे बाहर ले आई। पर वो ऐसा क्यों करेगी, वो भी अपने पति के साथ? ये बात सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। रात वो अपने पति से पूछने लगी कि आज का दिन उसे कैसा लगा, पर क्यूजो काफ़ी गुस्से में लग रहा है। रात फिर शिगेको ने उसके कहने पर उससे काम संबंध बनाया। उसने क्यूजो से कहा कि आज बाहर जाने के लिए ये उसका इनाम है। दूसरे दिन भी खाना खिलाते वक्त क्यूजो अपना खाना ख़त्म कर शिगेको के खाने की तरफ भागता, पर आज उसने काफ़ी हद तक क्यूजो को इग्नोर किया। फिर भी उसके बार बार गुस्सा करने पर उसने उसे अपना बचा हुआ खाना भी खिला दिया। ऐसा लगता है खाना तो एक बहाना है। वो बस शिगेको पर अपना रौब दिखाना चाहता है, यानी कि एक तरह से उस पर हुकूमत करना चाहता है। शिगेको कहीं न कहीं इस बात पर गुस्सा हो गई और उसे यूनिफॉर्म पहनाकर बाहर ले जाने लगी, पर वो जाने को तैयार नहीं। वो बार बार एक ही शब्द कहती कि वॉर गॉड को देखने के लिए लोग बेचैन हो रहे हैं, और खुद को वॉर गॉड की पत्नी बताकर गर्व महसूस करती। पर शिगेको का ये अंदाज काफ़ी ताने भरा था। हमें उसका ये बर्ताव काफ़ी सख्त और रूखा लगा। उसकी बातें सुन क्यूजो ने उसके मुंह पर थूक दिया। इस पर शिगेको ने कहा, मुझे पता है तुम मुझे बुरी तरह से पीटना चाहते हो, तो मारो मुझे। क्यूजो ने उस पर चिल्लाकर उसे डराने की कोशिश भी की, पर इसका शिगेको पर कोई असर नहीं हुआ। वो ज़बरदस्ती उसे यूनिफॉर्म पहनाकर बाहर ले गई। यहाँ एक बात तो साफ हो जाती है कि वो उसे बाहर ले जाकर लोगों के बीच शर्मिंदा करना चाहती है कि उनका वॉर गॉड मांस के एक लोथड़े से ज़्यादा और कुछ नहीं। क्यूजो भी लोगों के सामने निकलने में काफ़ी शर्म महसूस करता था। वो घर पर लाकर उसे और शर्मिंदा करती कि आज लोग अपने वॉर गॉड को देख काफ़ी खुश हुए। इनाम के तौर पर आज वो उसके साथ संबंध बनाएगी। पर लाख कोशिश करने के बाद भी शिगेको उससे काम संबंध बनाने में असफल रही, क्योंकि उस दौरान क्यूजो को वॉर के कुछ विजन्स आने लगे और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। हमें साफ नहीं पता चलता कि वो कैसे दृश्य हैं, पर कुछ तो ऐसा था जिसे याद कर वो खुद भी कांप गया। तभी शिगेको बाहर आई। बाहर तदाशी कुछ खाने की सामग्री छोड़ गया था। आज खाने के समय उसने राइस न बनाकर वीट को पकाकर बनाया, जो कि क्यूजो को बिल्कुल पसंद नहीं। शिगेको ने कहा, राइस बचाकर देश की इकोनॉमी में सहायता करो, वीट खाओ ताकि फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सोल्जर्स को राइस मिल सके। ये सारी बातें कहने का अंदाज काफ़ी रूखा था। शिगेको की बातें सीधी और सरल होती, पर एक ही बात के कई पहलू निकलते। दूसरी सुबह ही वो तैयार हो गई और उसे भी साथ चलने के लिए तैयार करने लगी। पर आज वो नहीं जाना चाहता। कहीं न कहीं वो शिगेको से अब डरने लगा था, और आज उसने न जाने की जैसे जिद ही पकड़ ली हो। उसने जानबूझकर टॉयलेट कर दिया ताकि शिगेको का काम और बढ़ जाए। इस पर गुस्से में उसने क्यूजो को एक जोर का थप्पड़ मार दिया। यहाँ कहानी ने पूरी तरह से एक अलग ही मूड ले लिया। यहाँ कई सवाल जहन में उठने लगते हैं। क्या ये वही शिगेको है जो अपने पति के आने पर फूट फूट कर रोई थी? फिर अचानक से वो इतना कैसे बदल गई? वो अकेले ही बाहर आ गई। आज विलेज का एक युवक जंग के लिए जा रहा था, तो उसी आयोजन में शामिल होने आई थी। वहाँ एक विलेज की महिला उसके पास आई और उसे कुछ अंडे दिए और कहा कि ये अंडे वॉर गॉड को दे देना। शाम वो घर आई। उसने बताया कि आज वो अंडे ले आई है। वो उसके कपड़े को मुंह से खींचने लगा ताकि वो उससे संबंध बना सके, पर शिगेको ने उसे झटक दिया कि वो अब इन चीज़ों से तंग आ चुकी है, और उसने गुस्से में सारे अंडे उसके मुंह पर फोड़ दिए और रोने लगी। रोते रोते वो एक ही वाक्य दोहराने लगी कि इसे खा लो,
क्योंकि ये अंडे वॉर गॉड के लिए है। अब उसे वॉर गॉड शब्द से बेइंतहा नफरत होने लगी थी। आज उसके सब्र का बांध टूट पड़ा। सारी बातें बाहर आने लगी जो उसने इतने दिनों से अपने भीतर दबा रखी थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये मेडल्स और ये वॉर गॉड की उपाधि उसके जीवन में किस तरह से लाभदायक है। यहाँ तक कि उन्होंने उसे अपाहिज बनाकर भेज दिया। वो क्यूजो की छाती पर सर रख जोर जोर से रोने लगी। दूसरे दिन उसने रेडियो पर सुना कि जापान जंग जीत रहा है। कहीं न कहीं ये कहकर वो क्यूजो का मजाक बना रही थी, पर उसकी बात सुन वो मुस्कुराया। वो जब भी अपने पति और उसके मेडल्स की तरफ देखती तो वो रोने लगती और गुस्से में जापान का राष्ट्रीय गान गाने लगती, आवर प्राइड एंड जॉय द ब्यूटीफुल जापान। यहाँ उसका दर्द साफ पता चलता है। अगर कमांडर चाहते तो वहीं क्यूजो को पॉइजन देकर उसे एक आसान मौत दे देते जिससे वो शहीद कहलाता, पर उसे जिंदा रहकर उन्हें देश के लोगों को एक मिसाल देनी थी। पर वो जिंदा रहकर भी मरा हुआ है, ना ही बोल सकता है ना ही सुन सकता है, और जिसके हाथ पैर भी नहीं वो किस काम का। शिगेको चाह कर भी खुद को नहीं समझा पा रही। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं साथ ही उसका दर्द भी बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन काम करते वक्त वहाँ तदाशी आ गया। उसने शिगेको को उदास देखा तो पूछ लिया। इस पर शिगेको ने कहा, जिसके पति के हाथ नहीं हो पैर नहीं हो वो भला कैसे खुश हो सकता है। ये पूरा सिस्टम एक ढोंग से ज़्यादा और कुछ नहीं। यहाँ हम देखते हैं क्यूजो घर में लेटा हुआ है। उसे जंग के पुराने विजन्स आ रहे हैं। जब वो चाइना के एक शहर में था, वो जंग के बीच एक महिला को दौड़ा रहा है और एक घर में जाकर ज़बरदस्ती उसका रेप कर रहा है। वो महिला चीख रही है, चिल्ला रही है, पर इस इंसान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उस दिन को याद कर वो काफ़ी डर गया। शाम वो घर आई। उसने क्यूजो की तरफ देखा और उससे सवाल किया कि वो बाकियों की तरह स्वस्थ घर क्यों नहीं आया। उसके किसी भी सवाल का क्यूजो के पास कोई जवाब नहीं। वो चीखने लगा। उसे फिर से पुराने दिन याद आने लगे। वहाँ उसने अनगिनत महिलाओं का रेप किया और उन्हें जान से मार दिया। क्यूजो यही नहीं रुकता, ये जानवर से भी बदतर था। मारने के बाद उनका शरीर चीर कर उनकी आंतें निकाल लेता। शायद उसकी इस हालत की वजह उसके बुरे कर्म ही है, पर वो इस बारे में किसी से कुछ बता भी नहीं सकता। इसीलिए वो अंदर ही अंदर घुटने लगा है। यहाँ शिगेको अपने दोनों हाथ उसके सीने पर मारने लगी। यहाँ हमें पता चलता है कि शादी के बाद क्यूजो उसे जानवरों की तरह पीटा करता था। उसकी वजह थी कि शिगेको उसे एक बच्चा नहीं दे पाई, पर इस बात के लिए उसे जानवरों की तरह मारना किसी भी तरह से ठीक नहीं था। इसी के साथ भी हमें शिगेको के ऐसा बर्ताव करने की वजह भी पता चल जाती है। क्यूजो को दौरे पड़ने लगे थे, इसलिए वो ज़मीन पर लौटने लगा। ये देख वो हंसने लगी। उसे ज़रा भी दया नहीं आती, क्योंकि इसी तरह वो भी चीखती थी, पर क्यूजो के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। उसे रेंगता देख शिगेको हंसने लगी कि लोगों का वॉर गॉड जमीन पर रेंग रहा है। इस दृश्य को देख यकीन हो जाता है कि नर्क और स्वर्ग दोनों इसी धरती पर है। जो कर्म किए हैं वो लौटकर जरूर आएंगे, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे। रात वो बैठ गाना गाने लगी, क्योंकि ये अंधेरा अब उसे डराने लगा था। दूसरे दिन खबर आई कि जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया है। दोनों अटैक में 2,10,000 लोग मारे गए। इसी के साथ जापान जंग भी हार गया। जापान के राजा ने अपने देशवासियों से माफ़ी मांग ली कि जिसका जो भी नुकसान हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसे अंदाज़ा नहीं था कि जंग इतनी तबाही ले आएगा। बस इतनी सी बात कह के जापान के राजा ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन हम शिगेको को खेतों में काम करता हुआ देखते हैं। दोपहर का समय था। यहाँ हम देखते हैं क्यूजो घर से रेंगते हुए बाहर आ गया और वो घर की बगल में छोटे से पोखर के पास गया। जब वो उसके और करीब गया तो उसने उस पानी में अपना चेहरा देखा। उसे और नफरत सी होने लगी और वो पानी में कूद गया और वहीं उसकी मौत हो गई। यहाँ गांव का एक शख्स भागता हुआ शिगेको की तरफ आया और वो चिल्ला रहा था कि जंग खत्म हो गई। ये सुन वो खुशी से मुस्कुराने लगी। कहानी इसी दृश्य के साथ समाप्त हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें से 2 करोड़ लोग एशियन कॉन्टिनेंट से थे।
अमेरिका अपनी किसी भी गलती की कभी माफ़ी नहीं मांगता और ना ही स्वीकार करता है। कंबोडिया में बॉम्बिंग करी, हजारों निर्दोष मारे गए, उसका हिसाब नहीं दिया। वियतनाम में गांव के गांव जला दिए, लाखों लोग बेघर हो गए और मारे गए, उसका भी जवाब नहीं दिया। वियतनाम में कई वॉर क्राइम्स किए, रेप के आंकड़े सुन आपके तो होश उड़ जाएंगे। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया, लाखों निर्दोष मारे गए, इसका भी जवाब नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, वॉर बहुत बड़ा बिजनेस है। आप मेरी फिल्म वॉर डॉग्स का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। जंग के पीछे लोगों को मोटिवेट करने का भी एक एजेंडा है, जो दो देशों को आपस में लड़वा कर बहुत पैसे बनाते हैं। जैसे चाइना का डर दिखाकर यूएसए अपने हथियार ताइवान को बेच देता है और रशिया का डर दिखाकर यूक्रेन को हथियार बेच देता है। मुस्लिम देशों का डर दिखाकर इजराइल को हथियार बेच देता है। चाइना का डर दिखाकर भारत को हथियार बेच देता है और पाकिस्तान को भारत का डर दिखाकर हथियार बेच देता है। कभी सोचा है यूरोप और अमेरिका आपस में क्यों नहीं लड़ते? ये कहते हुए मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि अगर वही आपस में लड़ेंगे तो उनके हथियार कौन खरीदेगा? उसके लिए उन्होंने अफ्रीका और एशिया के गुलाम देशों को रखा हुआ है। पर जो इस सब के जिम्मेदार हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को बस शतरंज के प्यादों की तरह इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ये फिल्म 1929 में बनी शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है, जिसके निर्माता एडोगावा रैम्पोस थे। कैटरपिलर जापानी सैन्यवाद की आलोचना करती है, जापानी प्रचार पर व्यंग करती है। ये फिल्म जंग के पीछे की काली सच्चाई को उजागर करती है, जिसका उपयोग जंग के पीछे की गंभीर वास्तविकता को छिपाने के लिए किया जाता है। ये फिल्म एम्पायर ऑफ जापान के चित्रण में एंटी नेशनलिस्ट और एंटी वॉर दोनों है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।